देखो आयोनिक कंपाउंड मैंने आप लोग को बता दिया था, तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम काम करो, निकालो। लो मेरा फोन ले जाओ, किसी को चाहिए इसको ना आज स्कूल जाना था, तो गया नहीं, पर अगले साल था। आज सुबह सुबह आई थी वहां पे। ठीक है क्या तो आयोनिक कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेस है, अगर आपको आगे जाके साइंस लेना है तो सब हर चीज जानना पड़ेगा। तो बोलिए, तो जो फिजिक्स है उसका बेस कैसे बनेगा? फिजिक्स का बेस बेटे मैं आपको बताऊं, ग्रेविटेशन आपको अच्छा करना पड़ेगा। जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स मतलब कि आप चैलेंज कर दो कि ये चैप्टर मैंने कर ली तैयारी, अब जिसको जितना हिम्मत है पूछ लो इससे क्वेश्चन। जिस क्लास में आप 9th में हो तो 9th जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि अगर आपको फिजिक्स मजबूत करना है, आगे साइंस लेना है, तो ये जो थ्योरीज पढ़ाते हैं वो तो है ही। न्यूमेरिकल्स में बेटे गलती से भी आपको है ना कोई ऐसा ना कह दे कि बेटा ये न्यूमेरिकल्स कमजोर हो गया, जिसमें हर बच्चे का कमजोर, वो होना ही नहीं चाहिए आपका, क्योंकि आगे जाके ओनली न्यूमेरिकल्स ही मिलेगा आपको। आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कौन सा होता है? सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट अगर आप मेरे से पूछो, आप टॉपिक तो मैं बताऊंगा ग्रेविटेशन तो 9th क्लास के लिए है, आगे जाके मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा, फिजिक्स है सबसे टफ, नो डाउट। फिजिक्स आपको मतलब निश्चित रूप से आपका मैथ है ना, मैथ तो कुछ दिक्कत नहीं करेगा, मैथ में आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री भी आप अच्छे से निकाल लोगे। अगर नॉन मेडिकल लेते हो आपको फिजिक्स दबाएगा, इसलिए मैं अभी जैसे एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लखबीर सिंह मैंने बोला टेक्निकल चैप्टर, ये इकोनॉमिक केमिस्ट्री का ये जो 3rd चैप्टर है टेक्निकल चैप्टर, यहाँ से बेस मिलता है आपको। अगर यहाँ पे एनसीईआरटी के थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देना तो हो सकता है आपका बेस कमजोर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जितना ज्यादा पढ़ लो उतना ही कम। अगर लाइफ में पढ़ के कुछ करना है, मेरा तो एक ही सब, अगर पढ़ के कुछ करना है तो लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली है। और मतलब आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना होगा, और कोई चीज रखे या ना रखे। एक आलस्य या लेजीनेस क्या होता है ये तो आपको आना ही नहीं चाहिए, होता क्या है ये पता ही होना चाहिए। और दूसरा हमेशा एक चीज याद होना चाहिए कि लेबर किसका, चिड़िया का नाम। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, बिल्कुल समझिएगा इस बात को। अब आपके कितना तेज दिमाग है, कितना कमजोर दिमाग है, इट डजंट मैटर। जो बच्चा कम मेहनत करता है, इंटरेस्ट कम लेता है पढ़ने में, वो कमजोर है। और जो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, वो तेज। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि तेज दिमाग है, और उसको पता नहीं है कि जो टॉप करते हैं वो पीछे कितना काम करते हैं। हाँ, टॉपर का एक चीज होता है, वो दिखाता नहीं कि कितना पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट दिखा देता है। तो बेटा जो भी है फिजिक्स पे बेटा अभी से ध्यान, मैंने आपको बताया था ना, अभी 2nd टर्म में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर होगा मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा। और याद रखिए टाइम बहुत कम है, टाइम ज्यादा नहीं, मार्क्स तो बहुत कम है ना अभी। पेपर फुल और मैथ्स का भी तो कराओ। बिल्कुल मैथ अगले हफ्ते से मैथ्स हो रहा है, इस हफ्ते तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पे थोड़ा रुक गए थे, बिल्कुल होगा, मैथ ही होगा। 2 दिन मैथ, 2 दिन साइंस, 2 दिन ऐसे तो करना है। देखिएगा तो the number of cation and anion is adjusted in such a way that the total number of positive valencies of cations becomes equal to the total number of negative valencies of anion। देखो कैटायन और एनायन क्या होता है, बच्चों को पढ़ा दिया था, जो बच्चे थोड़ा भूल चुके हैं बता दो। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसपे होता है, और एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपको कोई भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, तो आप निश्चित रूप से समझ जाओ कि उसमें जो भी कैटायन और एनायन होंगे उन दोनों की वैलेंसी आपको सेम करनी पड़ेगी। अगर बैलेंस कर दिया इस मींस वो केमिकल कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए किस तरह से, जैसे देखो बेटे आगे जा करके पेज टर्न, अच्छा मैंने आपको पेज नंबर नहीं बताया क्या, बता दें 148, उस पे आपको सिंबल और वैलेंसीज दिखा होगा। जैसे सोडियम Na मतलब कि सोडियम, और CO3 मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या होता है, कार्बन, हाँ ट्राई डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो यहां फिर से मैं बता देता हूं आपको,
ये थोड़ा पेज मेरा ब्लर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा। एक बार दिखाएंगे जरा थोड़ा मेरे इसमें। एक सेकंड रुकिएगा। CO मींस कार्बोनेट होगा इसमें, कहाँ गया? हाँ ठीक है, ले बेटा दिख जाएगा, तो वही देखना था। अब देखो, मान लो कि हमको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। ऐसे तो हम याद कर लेते हैं, हमको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। सोडियम होता है Na और कार्बोनेट होता है CO3, ठीक है, CO3 कार्बोनेट होता है। तो अब क्या करेंगे कि नाउ सोडियम कार्बोनेट इज मेड अप ऑफ 2 आयंस, सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आयन, आपको पता है सोडियम मेटल है तो उस पे प्लस का पॉजिटिव चार्ज लगेगा, कैटायन लगेगा। और कार्बोनेट, कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है, उसी से कार्बोनेट बना है, तो उस पे एनायन का चार्ज है, मतलब नेगेटिव माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम और कार्बोनेट प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग अपोजिट चार्जेस हैं, इन दोनों को मिला के लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट में एक सोडियम है और दूसरा कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। We find that the sodium ion Na plus has 1 unit of positive charge, whereas carbonate ion CO3 has 2 unit of negative charge. ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, देखो। This means that 2 sodium ion are needed to balance the 2 negative charges. जैसे मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूं, सबसे आसान है, और बाद बाकी चीजें तो वहां फालतू। बाद में लगा हुआ है, पहले क्यों नहीं लगा हुआ? मैं बता रहा हूं बेटा, एक सेकंड। देखिए यहां पे है सिंबल, ठीक है, और यहां पे वैलेंसी। हमारा पहला है जो एलिमेंट वो है सोडियम Na, और इसकी वैलेंसी है 1 प्लस में। दूसरा है कार्बोनेट जो कि होता है CO3, और इस पे आपको पता है कि जब नॉन मेटल है तो माइनस में होगा, जो भी चीज होगा चार्जेस माइनस में होंगे। और बेटा ये प्लस था, मेटल है तो प्लस है, तो यहाँ 1 इसकी वैलेंसी थी, और इसकी -2 और इसकी 1, ठीक है। तो वैलेंसी हम यहाँ लिखते हैं, मतलब वहां लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूं आपको। तो 1 प्लस में है इसकी वैलेंसी सोडियम की, और यहाँ है 2 माइनस। तो अब क्या करेंगे हम कि इसका एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। अब एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे तो बेटा Na जो था ये 2 उसको मिल जाएगा, सोडियम को मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो Na2 और CO3, और कार्बोनेट को 1 मिला है बेटा, तो आपको पता है 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम का सेम रह जाएगा, तो CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सिंपल सी बात है, एक की वैलेंसी दूसरे को चली जाती है और दूसरे वाले वैलेंसी पहले को चली जाती है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कोई भी फॉर्मूला बना लेते हैं। इस तरह का 20-30 जो एलिमेंट है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। मैं एक और करके दिखाता हूं आपको। माइनस बता रहे हैं आपको, रुकिए। हाँ देखो बेटा, -2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि जो भी नॉन मेटल होता है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन ये देता है या लेता है? लेता है। इसलिए बेटा हम लोग -2 वैलेंसी नहीं लिख सकते क्योंकि ले रहा है। इसका मतलब कि 2 ले लिया इसने, लेकिन चार्ज क्या हो रही है? ये बेटा चार्ज के लिए हमने माइनस रखा है, ये हमारा मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला माइनस नहीं है, ये शो करने के लिए इसके ऊपर चार्ज केवल नेगेटिव था जी।
अब जैसे ये जो 1 चार्ज था ना, प्लस लिखा है हमने, तो मतलब चार्ज प्लस नहीं, ये प्लस कुछ नहीं हो रहा, ये चार्ज प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये कैटायन है कि हाँ, कैटायन एनायन को बताने के लिए, मतलब ये जो प्लस है ये कैटायन को बताने के लिए, ठीक है ना, और ये जो माइनस है ये एनायन को बताने, बस इसलिए प्लस माइनस उस चीज के लिए। अच्छा, एक और बता देते हैं, एक और देखो बेटा, आप क्लियर हो जाएगा ज्यादा। इसमें है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सैंपल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, अभी आप लोग को पेपर में भी आएगा ये सब। ये तुमको समझ में आया? क्या नाम है, आ रहा हो? ये क्रॉस मल्टीप्लाई उस दिन भी सिखाया था, नहीं होगा तो बताना मेरे को। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा, मैग्नीशियम और क्लोराइड दोनों के मिलने से बना होगा। याद रखना एक चीज, हमेशा जब कभी भी मेटल पहले आ रहा है, मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ मिलके किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं? नॉन मेटल। और वो जब दोनों नॉन मेटल हो तो कैसा कंपाउंड बनेगा? देख ले, सोच ले, बुक में पलट के देख लेगा, रुक जा, देख लेना। बेटे मैं अभी समझाऊंगा, उसको चिंता मत, कल वो पढ़ाया था ना इन लोगों को, तुम देख लोगे, मैं देखो। देखो, वो चीज जानना जरूरी है, क्योंकि उससे है ना आप लोगों को एक मन में ना डाउट पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले समझाया था कि प्लस और माइनस, बैटरी भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा है हमने कि इसी में कनेक्शन होता है, या जैसे मान लो कि तभी है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास से पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोग को 9th क्लास को कल पढ़ाया था कि कभी भी कोई जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उसमें अगर एक तो होगा प्लस मतलब मेटल और दूसरा माइनस मतलब कि नॉन मेटल, नॉन मेटल माइनस चार्ज रखता है नेगेटिव और मेटल प्लस रखता है, तो ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं शायद। एक सेकंड, हाँ, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड उसको कहते हैं जब दो नॉन मेटल होता था, ऐसा ही था ना कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं होता, दो मेटल वाले नहीं, दो मेटल वाले नहीं होते, हाँ, नॉन मेटल वाले, दो मेटल वाले नहीं होते, हाँ, इसीलिए ऐसा है, मतलब नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस का नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो दो एनायन है, अभी इसका एग्जांपल भी दिया था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में निकाल रहा हूं, इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप लोग को एक एग्जांपल दे पाऊं उसका मैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड कितने पेज पे दिखाना जरा एक बार? 139। बहुत पीछे चले गए, ठीक है, नहीं बेटा 139 पे तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड पे नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल सही। When there are more than one atom of an element is a molecule compound, then number of atom नहीं बेटा ये नहीं है, ये रहा सर, molecular compound और formed by combination between two different non-metal। हाँ ठीक, ऊपर वाला लाइन, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं HCl, इसको क्या कहते हैं? है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, बिल्कुल हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, देखो अब ये है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ठीक है, मेटल तो है नहीं, और जो क्लोराइड है वो भी नॉन मेटल है, मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब दोनों ही नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पहले लिखा जाएगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में लिखा जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके आगे कुछ भी नहीं, आई डी ये सब नहीं लगेगा, लेकिन बाद वाले जिसका ज्यादा होता है उसका आगे लगेगा। क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है, ठीक है ना, हमने IDE लगाया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है।
और मैं आयोनिक कंपाउंड में ऐसा ही है, नॉन मेटल के साथ IDE लगता है, आपको पता ही है और बाद में आता है जी। सर यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा क्या बेटा? एल्युमिनियम सल्फेट, तो मैं बता रहा हूँ, तो एल्युमिनियम बेटा मेटल हो गया, और सल्फेट मतलब कि वो सल्फर जो होता है नॉन मेटल होता है। और ATE लग गया, IDE, ATE, इस तरह की जो भी चीज लगती है ना, वो सब नॉन मेटल के साथ होता है। ये सारा रिकॉर्ड कर रखा है, आपको चिंता मत करिए। घर पे जाएंगे ना, 2-3 पार्ट में जो भी है, 1-2 क्लास जो पीछे छुट्टी हुई, सब देख लोगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बेटा आज किस पेज पे थे हम लोग? देखिए, अब एक मैं और एग्जांपल दूं। एल्युमिनियम क्या था? एल्युमिनियम सल्फेट, या Al, इसको हटाओ यार, AlSO4 लिखिएगा, AlSO4 मतलब यहाँ जी, नहीं वो तो बाद में हम देख लेंगे, अभी वैलेंसी लिखेंगे ना इसकी, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहां पर एल्युमिनियम जो है, ये जो A और L, हाँ मैं पहले ये भी तो बता दूं कि हर बार मैं, एल्युमिनियम एक बेटा मेटल है, आपको पता होगा, धातु है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो Al हमने लिखा है, ये कोई दो चीज नहीं है, ये एक ही है। एल्युमिनियम इज ए सिंगल एलिमेंट, क्लियर है ना? एल्युमिनियम में दो चीज दिख रही है आपको? दो चीज नहीं है, इसका मतलब वैलेंसी भी बनी है इसकी। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1+, ये क्यों? मैं चार्ज बता रहा हूं। अब 3+ लिख रहा है, क्या 3+ लिखा है, अभी बता रहे हैं, एक मिनट। प्लस में अच्छा अच्छा, एक सेकंड, वैलेंसी वाला चार्ट कहाँ गया? ऊपर है ना? नहीं नहीं, ऊपर होगा, सबकी वैलेंसी दी जाती है। आप लोग अगर ये पेज नंबर पे देखो, इसको है ना याद करना पड़ेगा आप लोग को, वैलेंसी भी 1, इतना पीछे तो नहीं होना चाहिए यार। हाँ ठीक है, 140, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं किस तरह वैलेंसी होती है। लिथियम की 1, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर सबकी 1 होती है। कॉपर और मरकरी की 1 और 2 होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक की सबकी 2 होती है। आयरन की 2 और 3 होती है। वैलेंसी याद करनी पड़ेगी आपको। एल्युमिनियम की 3। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबों की 1। ऑक्सीजन, सल्फर की 2 होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की 3 होती है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये वैलेंसी याद करना पड़ेगा। मतलब वैलेंसी याद करना मतलब ऐसे नहीं होता है कुरकुरे का रैपर फाड़ा और जब तक कुरकुरा खत्म, सारी वैलेंसी दिमाग के अंदर, इतना आसान काम। सर सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन होता है? नहीं, सल्फेट में SO4 है ना, SO4 होगा। हाँ, सल्फेट मतलब कि ऑक्सीजन से जब सल्फर रिएक्ट करता है तो सल्फेट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, बेटा ऑक्सीजन के 2 है, सल्फर के 2 हैं, तो मिलके 4 हो जाएंगे। नहीं ऐसा, उसकी वैलेंसी कितनी ऑक्सीजन की? 2 ही थे ना, और सल्फर की भी 2 है। हाँ ठीक, सब दोनों लेक्चर। चलिए अब देखते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 थी, सल्फर की कितनी थी? 2। ऑक्सीजन की 2। वो ठीक है बेटा, 2 माइनस होगा। देखो अब हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 वैलेंसी SO4 को मिल जाएगी और एल्युमिनियम को 2 मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे तो एल्युमिनियम को ही, तो क्या लिखेंगे? Al2 और SO4 तो पहले से ही है, और ब्रैकेट डाल के और नीचे यहाँ 3 करते हैं। ये पूरा एल्युमिनियम सल्फेट का पूरा फॉर्मूला हो गया। इतना बड़ा फॉर्मूला बनाना कितना यूज होगा? हाँ, और अभी मैं बताऊं कि
आपको अगर फॉर्मूला नहीं बनाना आएगा तो रटने वाला कोई काम नहीं, रट के कभी याद नहीं कर सकते, और बहुत ही आसान काम है ये, जरूरत ही क्या है, बिल्कुल सही बात। वैलेंसी ये सब लेकिन याद करना होगा, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी सब आपको याद करना पड़ेगा, वो आसान है, ज्यादा मुश्किल है। हाँ, अभी तो कम ही मिलेगा। सबसे अधिक आप लोग को है ना वो पेरियोडिक टेबल जो होता है ना, पेरियोडिक टेबल जो होता है आप लोग का, जो केमिस्ट्री का होता है, वही एक केवल चैलेंज होगा पूरे केमिस्ट्री में। माने आईआईटीएन लोग भी ना हर दिन रिवीजन करते रहते हैं, इतना टफ होता है पेरियोडिक टेबल। उसमें मतलब जो भी मेटल नॉन मेटल जितने उनकी वैलेंसी एटॉमिक नंबर सबको ना क्रॉस करके वो चेक करना पड़ता है, वो याद करना पड़ेगा आपको, वहां दिखाना पड़ेगा कि आप कितने बड़े रट्टू हैं। वो कोई भी ट्रिक नहीं लगता, उसको रटना ही पड़ेगा। रटने की कितनी ट्रिक है वो अपना आजमा लीजिए, प्रॉब्लम होगा फिर, एजुकेशन में हर कुछ करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला तो बना लेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके पार्ट अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये देखिए, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। देखिए, देखो ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। पहले ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर आते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of that substance। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, कोई भी चीज जिसका मास, किसी भी सब्सटेंस का मास मतलब कि उसका वेट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का मास या वेट अगर आप ग्राम में मेजर कर सकते हो, अगर उसको ग्राम में मेजर किया जा सकता है, तो जितना भी ग्राम में आप उसके मास को मेजर करोगे वो उसका एटॉमिक मास भी कहलाएगा, और उसको हम एक साथ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस कहेंगे। बता रहे हैं, इसे मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, आप उसके मास को अगर नापना है, वेट को नापना है, तो आप ग्राम में तो वेट को तौलेंगे ना, तौल सकते हैं। नमस्ते बेटा। अगर आप उसको मेजर कर सकते हो ग्राम में, तो उसका एटॉमिक मास भी उतना ही होगा जितना कि उसका ग्राम मास होगा। ग्राम मास और एटॉमिक मास सेम होता है, और एक सेम रहने के कारण इसको ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अभी और क्लियर करते हैं, देखिए। इन अदर वर्ड्स द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मतलब किसी भी चीज का एटॉमिक मास हम लोग ग्राम में, उसका मापने का मेजरमेंट का यूनिट होता है ग्राम होता है। जैसे कि आप पोटैटो खरीदते हैं या मान लीजिए ऑरेंज खरीदते हैं, तो क्या होता है, केजी में या ग्राम में मेजर होता है ना, वो उसी तरह ये भी होता है। To write the gram atomic mass of a substance, we write its atomic mass and then replace the atomic mass unit small u by the word gram or its symbol G, for example। देखते हैं, अगर मान लो एटॉमिक मास ऑफ जीरो, मतलब सॉरी O मींस ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास की बात करें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद है किसी को? 16, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 होता है। अब 16 होता है तो इसका मतलब ये है कि आप 16u लिखेंगे, मास के लिए छोटा सा स्मॉल यू लिखते थे ना। आपको अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, जा सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, तो आप क्या करोगे, 16u को हटा करके 16 ग्राम कर दो, हो गया काम बस, हो गया जी। नहीं होता है ग्राम का, हाँ नहीं ऐसे नहीं होता। निकालना तो उसका ग्राम पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये बता रहे हैं ना। हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि आप किसी भी का, क्योंकि अभी तो आप इस सभी 9th में हो, आगे क्लास में जाओगे, जैसे आगे क्लास बढ़ती जाएगी, क्लास मतलब 10th में कोई दिक्कत नहीं है, 9th से थोड़ी सी भी बिल्कुल मुश्किल 10th की क्लास क्या हो गया सर, मतलब एक बात सर, अपने 9th के 10th में
ऑक्सीजन को कैसे ग्राम में नापा गया? यू से आपको बताया था ना बेटे कि किसी का भी एटॉमिक मास मापने के लिए हम लोग कार्बन 12 को एक तरह से यूनिट लेके चलते हैं, बताया था ना। और कार्बन 12 को लेकर के चलते हैं, उसी से कंपेयर करके ऑक्सीजन का भी हम लोग जो ग्राम मास था वो निकाला गया, उसे कंपेयर करके। और मैंने सबका वेट भी बताया था ना, कितना कितना होता है, एक बार लिस्ट में उसमें चार्ट में है, आपको सबको पता होगा। हाँ जी बोलिए। क्या बेटा, नहीं सुना मैंने। 11 12 नो डाउट मुश्किल होगी, बिल्कुल मुश्किल होगी। वहां पे लेवल मिलेगा, आपको लगेगा कि सीधे उठा करके यहाँ पर से जमीन से उठा के सीधे स्पेस में लेके चलेगा, ऐसा लेवल मिलेगा आपको बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपको पढ़ना पता चलेगा वहां पर, वहां थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे ना। सीधे आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स होगा, केमिकल इक्वेशन होगा, मैथमेटिक्स में अच्छा लेवल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर 9 10 चाहिए पड़ी तो 11 12 में सीख जाएंगे। डूबने का मतलब है कि किस सब्जेक्ट में आप 12th और 11th ले रहे हो ना। अगर मान लो कि आप साइंस में ले रहे हो तो साइंस तो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आगे जाके बेस होगा आपका बेसिक। हाँ बोलो। अगर बेसिक्स नहीं पढ़ी तो फिर 10th और 9th में तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो साइंस कैसे ले पाएंगे? ये भी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ बच्चे के है ना, मतलब जैसे 11 12th का तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। आदमी तो जो अच्छे से पढ़ रहा है वो तो कर ही लेगा। सबसे बड़ी बात है कि आगे 11 12th लेने का मतलब उसी समय आदमी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही आप 12th में हो मतलब कंपटीशन, पास आउट होते ही सब बच्चा कंपटीशन देता है। बेटे मैं आपको बताऊं, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था जिसका IITN का, ठीक है ना, पिछले साल का, वो एलन कोचिंग जो है ना जयपुर से, जहां से ये अपना श्रद्धा का भाई ले रहा है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था, केवल स्कॉलरशिप का पेपर दिए थे इसमें। तो वो 9th क्लास से उस कोचिंग से इन्वॉल्व था, वहीं पे 9th क्लास से ही वहां पे कोचिंग ले रहा था, वहीं पे रहता था, वहीं पे पढ़ता था, उसी तरह से वो हॉस्टल में सर्विस, ठीक है ना। तो वो तो अब जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, अगर मुझे पता है कि आपको यूपीएससी लेना है, आपको यूपीएससी करना है, मेरा एक बैच हो जो यूपीएससी में पढ़ाता हो, तो 9th में आपको पढ़ाऊंगा उसी तरह, और यूपीएससी का भी अलग से गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करूंगी उसके बाद मेरे को यूपीएससी देना है ना, तो इसका वो फायदा है। तो अभी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में जो स्कूल है वहां पे आप जैसे ही 11th और 12th में जाएंगे तो वहां पे आपको IIT की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपके स्कूल में ही प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि आपके जो टकलू शिक्षा मंत्री हैं, नाम याद नहीं है, सॉरी, सिसोदिया जी है ना, उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। अच्छे जो बड़े गवर्नमेंट स्कूल है, अब कराला वाले स्कूल में नहीं, जो बड़े गवर्नमेंट स्कूल हैं जैसे उन्हीं सेक्टर वाले में, वहां पे एडमिशन के लिए जिसको लड़ना झगड़ना पड़ता है जो भी है, तो वहां पर अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा IIT की कोचिंग। लेकिन मैं बता दूं, सबके, लेकिन मेरा विश्वास रखिए उस लेवल के कोचिंग से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोचिंग चाहिए बहुत ही बड़े लेवल की, कंपटीशन बहुत कम। अगर IIT करना है यूपीएससी, जी बिल्कुल, इससे बड़ा कोई कंपटीशन। इंडिया से बाहर तो कंपटीशन बेटा बस हम यही कर सकते हैं कि अगर आप साइंस फील्ड में जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन तो अदर कंट्री का दे नहीं सकते आप, क्योंकि वहां पर तो आपको वहां के सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एंट्रेंस का कंपटीशन होता है तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है आपकी, है ना, यूएसए में IIT के लिए वर्ल्ड की सबसे हाईटेक IIT यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स USA, वो है मेरी नजर में थी। हाँ बेटा, अब यहाँ पर कोई IAS बाहर का आदमी थोड़ी बन जाएगा यहाँ का। अब यहाँ जनरल कंपटीशन मतलब कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ना, सरकार की जॉब में, तो आप बाहर के देश वाले नहीं जा सकते ना। क्या IIT में यहाँ पर तो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लेते भी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जितनी भी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी उसमें अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान सब लोग के लोग आकर के पढ़ते हैं, पढ़ना अलाउ है यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते। हाँ आप पढ़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। NDA होती है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां पर भी जो आर्मी वाले जो लोग होते हैं, मतलब उसमें भी एडमिशन होता है उनका, है ना। चाहे तो यहाँ पे पूरा कैप्टन की ट्रेनिंग ले ले पूरा, और उसके बाद जैसे ही पूरे कैप्टन वैप्टन बन गए चाहे जो भी, उसके बाद सारे उनके वर्दी ले ली जाती है, देश भेज दिया जाता है कि ट्रेनिंग होगी ना अपने देश में बन। NDA में होता है। तो जो हम लोग के फ्रेंड कंट्रीज है ना उनको अलाउ है। पाकिस्तान को तो अलाउ नहीं बिल्कुल सही किया कह रहे हो। कैप्टन को वो कर दे फिर उसके देश में भेज दिया जाए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग थोड़े बहुत इंटेलिजेंट शायद हो जाओ, मेहनत करो तो
तो ये आप ग्राम एटॉमिक मास समझ गए कि हम लोग क्या करते हैं, जो मास के लिए यू स्मॉल लगाते हैं उसको हटा के केवल ग्राम लिख दें या स्मॉल जी लिख दें, तब भी काम चल जाएगा। बात सिंपल। सल्फेट का रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है और सल्फर का 32 है, 1:2 होगा। देखना पड़ेगा उसको। अब जैसे देखो, the gram atomic mass of a substance represent the mass of 1 mole of atom of that substance, और 1 mole of atom का मतलब होता है 6.022 into 10⁻23 atoms। 1 मोल मतलब कि किसी भी एटम की इतनी मात्रा का, आप ऑक्सीजन के एटम को लो, मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन को लिया आपने, ऑक्सीजन के 6.022 into 10⁻23 एटम लोगे, उसका जो वेट होगा, मास होगा, वही उसका 1 मोल का वेट होगा। अभी बता रहे हैं और इसको एलेबोरेट करेंगे। जैसे कि सो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in 1 gram atomic mass of any substance is 6.022 into 10⁻23 atoms. The atomic mass of hydrogen is 1 U. So the gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. So the atomic mass of nitrogen is 14 U. So the gram atomic mass of nitrogen is 14 grams. उतना ही मास होगा, बिल्कुल। मोल की बात मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो मोल होगा वो 6.022 into 10⁻23 एटम होगा, सेम उतना ही होगा। लेकिन अगर किसी का 2 होगा तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करो, किसी का 10 है तो 10 से इस पूरे कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करो। बात समझ आ रही है ना? एक एटम, किसी के भी एक एटम का जो वेट होता है वो इतना होता है। अब मोल की बात करें तो जिसका जितना एटॉमिक मास होता है उसको उतने को, जैसे 10 है या 8 है, उसको 6.022 into 10⁻23 एटम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके 1 मोल का आपको वेट मिल जाएगा, ठीक है। टाइम कितना लगेगा इसको करने में? इसका और तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। साइंटिस्ट लोग एक छोटे से काम के लिए है ना 10 साल 20 साल 25 साल तक लग जाता है हमको बेटा, तो इनका बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत होता है। साइंस में ऐसी इन्वेंशन थोड़ी होती है। देखो अब मोलर मास जो मैंने आपको बताया या मोल बताया, मॉलिक्यूलर मास, हाँ एक सेकेंड, ये मोलर मास। बिफोर वी गो वी विल डिस्कस अ न्यू टर्म कॉल्ड मोलर मास। अब हम मोलर मास के ऊपर भी आ जाते हैं। मोलर मास क्या होता है? The molar mass of a substance, the molar mass of a substance is the mass of 1 mole of that substance. एटॉमिक मास का मतलब था कि किसी भी एटम एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा वो उसका एटॉमिक मास, ठीक है। अब मोलर मास का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का, ठीक है, किधर मर गया भाई, द मोलर मास ऑफ दैट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल का मास कितना है? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 6.022, जो भी हमने बताया वो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट के का जो मोल होगा, उसका जो मास होगा, उसी को उस सब्सटेंस का या एलिमेंट का हम लोग मोलर मास भी कहेंगे। और मैं इसको क्लियर करता हूं। The molar mass can be of an element or of an molecular compound. The molar mass of an element is numerically equal to the atomic mass expressed in the unit gram per mole. जो उसका एटॉमिक मास होता है उसके इक्वल होगा, और ग्राम पर मोल के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। And the molar mass of a molecular substance is numerically equal to the molecular mass expressed in the unit gram per mole. अब इसका एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, अब हम हाइड्रोजन को लेते हैं, इससे क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 1 होता है,
इसका मतलब जो उसका मोल होगा 1 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 U, उसका नाइट्रोजन का भी एलिमेंट का जो मोल होगा 14 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो सर मतलब मौलिक मास जो होता है, हाँ, ये इसके मॉलिक्यूलर के हिसाब से भी होता है और वैसे एटॉमिक मास के हिसाब से भी होता दोनों सेम है जी। अब जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इसको और एलोबरेट करते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस, द अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स, फिर वहीं पे आ गया क्या, ये पढ़ा दिया था क्या, ये फिर से क्यों आ गया? 2 बार फोटो खींच रखिए, एक सेकंड, हाँ 2 बार खींच रखिए सर। नहीं 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 नहीं, 2 बार नहीं खींचिए, मैं तो 155 पे हूँ। अच्छा हाँ, उसी पर ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही पढ़ा रहे थे ना, ठीक। अच्छा मैं और थोड़ा नीचे आ गया, ठीक। अब इसको तो कल ही करा पाएंगे भाई। कितने पेज बाकी हैं? न्यूमेरिकल सीरीज के बाद कल न्यूमेरिकल सीरीज कल खत्म करेंगे जी, कोई बात नहीं, कल पूरा प्रयास करेंगे।